हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज एक नए टॉपिक के साथ लास्ट हमने ग्रहाणु परिकल्पना पर चर्चा की थी, जिसे चैम्बरलिन मोल्टन ने प्रतिपादित किया। उसने उन्होंने बताया कि किस प्रकार से हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति के लिए दो प्रकार के तत्वों को विद्यमान माना है। जहाँ एक हमारा सन था, सूर्य था, वहीं दूसरी ओर एक कंपेनियन स्टार, एक ब्रह्मांड में अलौकिक एक तारे के रूप में विद्यमान था। हालांकि काफ़ी हद तक इन्होंने अपनी इस परिकल्पना के माध्यम से समझाने का प्रयास किया और काफ़ी हद तक समझाया भी, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ मत ऐसा होता है जहाँ पर आलोचना देखनी पड़ती है, और वहाँ पर भी हमने उनकी आलोचना की बात की थी। इस क्लास में हम एक अन्य परिकल्पना की चर्चा कर लेते हैं, जो काफ़ी हद तक हमारी जो परिकल्पना हमने इससे पहले पढ़ी थी, प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस चैम्बरलिन और मोल्टन की, उससे काफ़ी हद तक मिलती जुलती है। लेकिन इस हाइपोथेसिस में आपको काफ़ी कुछ चीज़ देखने को मिलेगा, और उन्होंने इस बात को ये प्रूफ भी किया है कि हमने देखा था लास्ट क्लास में कि जो अरेंजमेंट बताया था चैम्बरलिन ने, उसने कहा था हमारे सन में से, जो हमारा प्रोटोसन है, उसमें से जो तत्व, जो ग्रहाणु बाहर निकले थे, और उसका जो अरेंजमेंट बताया था, वो अरेंजमेंट बताया था कि वर्तमान में जो अरेंजमेंट है हमारे प्लैनेट्स का, उस तरह का अरेंजमेंट है, लेकिन वो बता नहीं पाया ठीक प्रकार से। लेकिन यहाँ पर इस हाइपोथेसिस में, इस परिकल्पना में जेम्स जीन्स और जेफरे ने काफ़ी हद तक इसको समझाया और बताया कि किस प्रकार से हमारे जो वर्तमान में सौरमंडल की आकृति है, वह इस परिकल्पना के माध्यम से समझी जा सकती है। तो हमारा आज का टॉपिक ये हो जाएगा, हम इसको कहेंगे जेम्स जीन्स और हेराल्ड जेफरे की ज्वारीय परिकल्पना। तो हिंदी में हम लिख लेते हैं जेम्स जीन्स व हेराल्ड जेफरे, जेम्स जीन्स व हेराल्ड जेफरे की ज्वारीय परिकल्पना। जेम्स जीन्स व हेराल्ड जेफरे की ज्वारीय परिकल्पना, इंग्लिश में बोलेंगे टाइडल हाइपोथेसिस ऑफ जेम्स जीन्स एंड हेराल्ड जेफरे। तो ज्वारीय परिकल्पना को बोलेंगे टाइडल हाइपोथेसिस। इंग्लिश में आप लिख सकते हैं, ज्वारीय परिकल्पना को बोलेंगे टाइडल हाइपोथेसिस, और ये हाइपोथेसिस किसकी है? जेम्स जीन्स और हेराल्ड जेफरे की। हालांकि हेराल्ड जेफरे ने इस टाइडल हाइपोथेसिस में कुछ संशोधन किया था, तो इनका नाम बाद में लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं कि जेम्स जीन्स और हेराल्ड जेफरे ने अपनी ये जो थ्योरी, अपनी जो ये हाइपोथेसिस है, ये कब दी इन्होंने, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, जेम्स जीन्स की हम बात करें तो जेम्स जीन्स ने जो परिकल्पना प्रस्तुत की थी, वो की थी 1919 में, ये ध्यान रखिएगा। और हेराल्ड जेफरे ने अपनी जो परिकल्पना प्रस्तुत की थी 1926 में। तो ये थोड़ा सा आपको अंतर है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जब आप जेम्स जीन्स की बात कर रहे हैं तो 1919 की हम बात करेंगे, क्योंकि 1919 में इन्होंने परिकल्पना दी, और हेराल्ड जेफरे ने 1926 में परिकल्पना दी। तो हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको पूर्व की तरह समझ लेते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। सेम वही कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। चलिए, सेम कॉन्सेप्ट वही है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है, तो उसको हम देख लेते हैं। देखिए, ये कहता है कि एक हमारा सन था, ये हमारा सूर्य था, क्लियर, और एक अन्य तारा, एक अन्य स्टार इस प्रकार से हमारे परिपथ पर, ये स्टार जो है अपने परिपथ पर चल रहा था।
ठीक है, ये स्टार अपने परिपथ पे था और हमारा सन एक अलग फॉर्म में था। अब ये स्टार हमारे सन से काफ़ी बड़ा था, तो यहाँ लिख लेते हैं हमारा सन जो था वो इसके कंपेरिजन में छोटा था, यानी ये स्टार बड़ा था। ठीक है, तारा जो था वो बड़ा था। क्लियर, ये तारा जो था वो बड़ा था। अब इसका साइज बड़ा था तो इट्स मीन्स इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा, यानी कि इसका जो जी होगा वो भी ज़्यादा होगा। इसका जी भी क्या होगा, अधिक हमारे सन के जी से, राइट। अब क्या हुआ, ये जो स्टार था, ये स्टार इस प्रकार से गतिमान था, जो मैंने मार्किंग की हुई है आपके सामने। इस मार्किंग पर ये हमारा स्टार चल रहा था। क्लियर। अब सेम वही प्रोसीजर हुआ जो चैम्बरलेन की हाइपोथेसिस में हुआ था। जैसे ही स्टार आगे की ओर चल रहा था, ये फर्स्ट स्टेज, सेकंड, थर्ड, 4 एंड 5, जैसे ही स्टार आगे की ओर बढ़ा तो इसने अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाना शुरू कर दिया, अप्लाई करना शुरू कर दिया, किस पर, सन पर। तो जैसे जैसे ये स्टार आगे की ओर बढ़ रहा था, हमारा सन जो था, सन का वह पार्ट जो इस स्टार के बिल्कुल सामने था, तो यहाँ से एक प्रकार से ये इस प्रकार से एक कॉम्बिनेशन निकलना शुरू हो गया। इस प्रकार से हमारे सन में एक ज्वार उत्पन्न होने लग गया, यानी सन का कुछ भाग जो है वो बाहर निकलना प्रारंभ हो गया। फिर ये सेकंड स्टेज में आया तो ये जो भाग था थोड़ा और विस्तारित हो गया, इस प्रकार से विस्तारित हो गया, थोड़ा और अधिक बाहर आ गया। तीसरे स्तर पर, यानी कि जब ये बिल्कुल इसके सामने आ गया, ये हमारा सन के बिल्कुल नज़दीक आ गया, तो ये काफ़ी हद तक बाहर निकल गया। इसकी स्थिति कुछ इस प्रकार से हो गई। ठीक है, और फोर्थ और फिफ्थ स्टेज में निकलकर ये बिल्कुल बाहर आ गया और इसने आकृति कुछ इस प्रकार के धारण कर ली। क्लियर। और ये जो स्टार था जो आगे की तरफ बढ़ रहा था, आगे की तरफ चल रहा था, ये जो स्टार था ये आगे की तरफ चला गया और हमारे ब्रह्मांड में कहीं विलीन हो गया जाकर। लेकिन इसमें से ये जो तत्व बाहर निकला जिसकी आकृति कुछ इस प्रकार से थी, इसकी आकृति कुछ इस प्रकार से थी, इसको नाम दिया फिलामेंट। इसको क्या नाम दिया, फिलामेंट। यह आकृति क्या कहलाई, फिलामेंट। और इस फिलामेंट में ये जो भाग था, सबसे कॉर्नर वाला भाग, यहाँ पर एक, फिर यहाँ का ये जो भाग था इसमें एक, फिर यहाँ जो भाग था इसमें एक, यानी कि साइज के अकॉर्डिंग, यानी आकार के अनुसार, आकार के अनुसार। अब आकार से मतलब इट्स मीन्स आयतन, या फिर हम कह लें मास, द्रव्यमान के अनुसार। अब देखिए, ये इस वाले भाग में ये भाग पतला है, सिकुड़ा हुआ भाग है। इसका मतलब यहाँ जिस ग्रह का निर्माण होगा वो छोटा होगा, फिर आगे की तरफ और छोटा होगा। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या, देखिए, सन में उष्णता थी, यानी हमारा सन कैसा था, गर्म था। ठीक है, और इसमें से पदार्थ बाहर निकल गया। ये बात क्लियर, यहाँ तक समझ में आई। और जैसे ही पदार्थ बाहर निकला, यानी कि जो फिलामेंट बाहर निकला था, ये फिलामेंट जैसे बाहर निकला, बाहर निकलने के बाद ये फिलामेंट धीरे धीरे ठंडा होने लगा। ठीक है, ये यूं कह लीजिए कि इसमें कॉलिजन होना प्रारंभ हो गया। क्या होना प्रारंभ हो गया, कॉलिजन, यानी कि इसमें से संयोजन आना प्रारंभ हो गया, कॉलिजन होना प्रारंभ हो गया। ठीक है, टकरावट जो थी वो प्रारंभ हो गई, क्योंकि अब ये सिकुड़ना प्रारंभ कर रहा है। कोई भी वस्तु जो पहले उष्णता के माध्यम से काफ़ी बड़ी थी, वो धीरे धीरे अब क्या, सिकुड़ना प्रारंभ हो गई। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, जैसे ठंडा हुआ तो इसमें क्या आ गए, ब्रेक। इसमें क्या आ गए, ब्रेक आ गए। ब्रेक मीन्स ये टूटने लग गया। और टूटा कैसे, इस प्रकार से, इस प्रकार से टूट। देखिए, फिर उसके बाद जैसे टूटा तो ये जो भाग था, यहाँ जो ग्रह का निर्माण हुआ, इट्स मीन्स ये मरकरी बन गया, फिर ये विनस बन गया, ये अर्थ बन गया, मार्स बन गया, जुपिटर जो भाग बिल्कुल इसके अधिक था वहाँ जुपिटर बन गया, फिर सैटर्न बन गया, फिर
यूरेनस बन गया, फिर नेपच्यून बन गया और लास्ट में प्लूटो बन गया। तो एक व्यवस्थित रूप से जो फिलामेंट बाहर निकला इस प्रकार से, और फिलामेंट जो बाहर निकला इसको कहा गया सिगार नुमा आकृति। कैसी? सिगार नुमा आकृति। यानी कि हमारे जो प्लेनेट बने हुए हैं उन प्लेनेट की जो आकृति है वो इस प्रकार सिगार नुमा आकृति है। हालांकि इसको इंग्लिश में कहा फिलामेंट, लेकिन इसकी जो एक्चुअल आकृति है वो किस प्रकार की? सिगार नुमा आकृति है। और हमारे जितने भी ग्रह जो एट प्रेजेंट आज वर्तमान में जो बने हुए हैं वो कुछ इस प्रकार से बने हुए हैं। जैसे पहला यहाँ बुध, उसके बाद शुक्र, फिर उसके बाद पृथ्वी, फिर थोड़ा ये सा आलोचना या यूँ कह लीजिए थोड़ा सा अलग है मास, यानी मंगल ग्रह जो है इसकी आकृति ज़्यादा होने की बजाय कम है, तो थोड़ा सा ये अपवाद स्वरूप है। उसके बाद बड़ा सबसे ये बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और फिर वरुण। तो ये कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है। देखिए ये आकृति आप इस तरह से बनाएं तो ये आकृति आपको एक सिगार नुमा आकृति देखने को मिलेगी। तो हमारे सौर मंडल की जो आकृति है वो कुछ इस प्रकार से है। हमारे सौर मंडल की आकृति कुछ इस प्रकार से, तो ये हमें एक कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। और काफ़ी हद तक जो ज्वारी परिकल्पना थी, यानी ज्वारी, ये नाम जो ज्वारी परिकल्पना है, ज्वार आया क्या चीज़ थी? ज्वार, ये ज्वारी फिलामेंट था जो हमारे सन में से निकला था। ठीक है, यानी हमारे सन में से जो पदार्थ बाहर निकले उसको नाम इसने दिया ज्वारीय परिकल्पना। अब ये जो फिलामेंट निकला था बाहर, ये फिलामेंट ना तो इस स्टार के साथ गया और ना ही ये जो ज्वार निकला या फिलामेंट जो निकला वो पुनः वापस हमारे सन में गया, बल्कि इसने क्या किया? सन के चारों ओर घूमना प्रारंभ कर दिया। और फिर जब ये ब्रेक हुआ, ठंडा हुआ, ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद फिर इसने एक एक ग्रह इसमें से रिलीज होते चले गए और ये भी सन के चारों ओर फिर सेटलमेंट इन्होंने अपना कर लिया और सन के चारों ओर ही घूमने लग गए, परिक्रमा करने लग गए और इस प्रकार से सौरमंडल की उत्पत्ति मानी गई और इसी प्रकार से हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति मानी गई। अब देखिए इसमें आपको ये पता चल गया कि हमारा जो सन है ये कैसा था? उष्ण, गर्म था। इट्स मीन्स ये हुआ कि सन उष्ण था तो जो पदार्थ निकले वो भी उष्ण होंगे। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो पृथ्वी है ये पहले उष्ण रही होगी, राइट? उष्ण के बाद जब ठंडी हो रही थी तो इसका मतलब ये तरल रही होगी, ये भी बात सही है। और तरल के बाद जब ये ठंडी हो गई, यानी कि पूर्ण रूप से ठंडी हो गई या ठंडी हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ तो बन गए धरातल, यानी लैंड, जो हम पढ़ते हैं नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया। ठीक है, तो ये क्या बन गए? जो ठंडे हो गए धरातल बन गया, वो तो लैंड बन गया। जो भाग तरल रहा यानी कि वो क्या बन गया? महासागर, यानी ओशंस बन गए। और जो उष्ण भाग बाहर निकला उससे क्या बन गया? वायुमंडल बन गया। अब हम ये पढ़ते हैं, जब हम सौरमंडल की चर्चा कर रहे थे तो हम ये पढ़ते हैं कि हर प्लेनेट के ऊपर अपना एक वायुमंडल होगा, है ना? होगा या है, हम यूँ कह सकते हैं। लेकिन हर प्लेनेट का जो वायुमंडल है वो हमारे वायुमंडल से कहीं अलग है, हम यूँ कह सकते हैं। तो तत्वों की विभिन्नता हो सकती है उस समय जब वो कंडीशंस बनी, तो हो सकता है उस समय वो वहाँ जो भाग रहा होगा, पाट रहा होगा, वो कुछ अलग रहा होगा। तो इस प्रकार से ये जेम्स जीन्स और हेराल्ड जेफरे की ये परिकल्पना यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है। क्लियर है? आप बना लीजिए इसे। फिर हम इसको लिख लेते हैं। देखिए, लिखिए फर्स्ट पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। सूर्य के नज़दीक एक अन्य तारा, सूर्य के नज़दीक एक अन्य तारा पास आता गया
पास आता गया, जिसके कारण सूर्य से कुछ पदार्थ, या यूं कह लीजिए सूर्य से ज्वार उत्पन्न हुआ। सेकंड, जो अन्य तारा था अपने परिपथ मार्ग पर अपने परिपथ मार्ग पर आगे बढ़ता गया तथा गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण जो पदार्थ या शक्ति के कारण जो ज्वार सूर्य से निकला वह भ्रमणशील हो गया। लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट, सूर्य से जो पदार्थ बाहर निकला उसे फिलामेंट या सिगार नुमा आकृति का कहा गया। यही आगे चलकर उष्ण भाग या उष्ण, यही आगे चलकर उष्ण लिख लेना, उष्ण समय के साथ साथ ठंडा हुआ तथा इसमें ब्रेक या चटकने, समय के साथ ठंडा हुआ तथा इसमें ब्रेक, या यूं कह सकते हैं कि इसके टुकड़े, इसके ब्रेक लिख लीजिए, ब्रेक के बाद लिख लीजिए इसके टुकड़े होना प्रारंभ हो गए। ब्रेक के बाद इसमें टुकड़े होना प्रारंभ हो गया। टुकड़े होना प्रारंभ हो गया टुकड़े होना प्रारंभ हो गया तथा इससे वर्तमान के ग्रहों का तथा
उपग्रहों का निर्माण हुआ। क्लियर? इससे क्या हुआ कि ग्रहों का निर्माण हो गया और उसके बाद फिर इससे उपग्रहों का निर्माण भी होना प्रारंभ हो गया। देखिए, सूर्य के नज़दीक एक अन्य तारा पास आता गया। जो सूर्य का, हमारा जो सूर्य था उसके नज़दीक एक अन्य तारा पास आता गया और फिर हमने क्या देखा, जिसके कारण सूर्य से कुछ पदार्थ बाहर की तरफ निकले। कुछ पदार्थ थे वो कहाँ, बाहर की तरफ निकलना प्रारंभ हो गए। ठीक है, जिसे हमने क्या नाम दिया, ज्वार। जिसे क्या नाम दिया, ज्वार, यानी टाइड नाम दिया। अन्य तारा अपने परिपथ मार्ग पर आगे बढ़ता गया और गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण जो ज्वार सूर्य से निकला वे भ्रमणशील हो गया, यानी वो घूमना प्रारंभ हो गया। उस पर परिक्रमा जो गति थी या जो सर्कुलर मोशन था वो शुरू हो गया। सूर्य से जो पदार्थ बाहर निकला उसे फिलामेंट कहा गया। सूर्य से जो पदार्थ बाहर निकला उसको नाम क्या दिया, फिलामेंट, या नाम क्या दिया, सिगारनुमा आकृति। ठीक है, ये आकृति मैंने अभी आपको बताई थी। यही आगे चलकर उष्ण, पहले कैसी थी, उष्ण, फिर समय के साथ साथ ये क्या हो गया, ठंडा हो गया और फिर ठंडा होने से ये धीरे धीरे क्या हुआ, ब्रेक हुआ। क्योंकि जब कोई पदार्थ ठंडा होता है तो उसमें संकुचन होता है। ठीक है, कॉन्स्ट्रक्शन उसमें होता है। कॉन्स्ट्रक्शन होने के कारण क्या होता है, वो टूटता है, ब्रेक आता है। ठीक है, ब्रेक टूटना प्रारंभ हुआ और इससे फिर वर्तमान में ग्रह और फिर उपग्रहों का क्या हो गया, निर्माण हो गया। इससे ग्रह और फिर उपग्रह बनना प्रारंभ हो गए। इज इट क्लियर? ये मैटर क्लियर हो गया होगा आपको। और टाइडल हाइपोथेसिस जो है ये भी आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, क्लियर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, समझ लिया, वो जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था उसको आप एज इट इज़ आप अपने ऑन वर्ड्स में लिख लीजिए। और ये जो मैंने मैटर लिखाया ये एज इट इज़ उसको फुलफिल कर रहा है, लेकिन आपको फिर भी दो चार बातें जो मैंने वहाँ समझाई है वो आपको लिख लेनी है। क्लियर? चलिए, अब हम इसकी कुछ आलोचना की बात कर लेते हैं। आलोचना भी लिखना जरूरी है ना, किसी भी हाइपोथेसिस की आलोचना लिखना भी आवश्यक है। तो हम आलोचना की बात कर लेते हैं। कि आलोचना क्या थी, आलोचना किस प्रकार से बताई गई। आलोचना की बात करते हैं। पहली आलोचना जो थी, फर्स्ट, पहली आलोचना कही गई कि अंतरिक्ष में जो तारे हैं उनमें दूरी अधिक है, उनमें दूरी अधिक है। ठीक है, अंतरिक्ष में जो तारे हैं उनमें क्या है, दूरी अधिक है। और दूरी अधिक होने के कारण क्या होगा कि दूरी अधिक होने के कारण, आगे लिख लेंगे, दूरी अधिक होने के कारण उनमें दूरी अधिक होने के कारण सूर्य से ज्वार निकलना, दूरी अधिक होने के कारण सूर्य से ज्वार निकलना कल्पनीय है, केवल कल्पना की जा सकती है। पॉसिबिलिटीज नहीं मिलती कि इतनी दूरी अधिक होने से उसमें से ज्वार निकल जाए, इतना ग्रेविटेशनल फोर्स लग जाए कि इतना ज्वार निकल जाए, ये पॉसिबल नहीं है।
ठीक है। अब जो फिलामेंट की उसने जो आकृति बताई है उसमें एक बात ये है कि मंगल ग्रह की आकृति बड़ी होनी चाहिए। मंगल की आकृति हमारी पृथ्वी से बड़ी होनी चाहिए, यानी पृथ्वी की आकृति से, पृथ्वी की आकृति से बड़ी होनी चाहिए, आकृति से बड़ी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। परंतु मंगल ग्रह की आकृति, मंगल ग्रह की आकृति, परंतु मंगल ग्रह की आकृति पृथ्वी से कम है, पृथ्वी से कम है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। मंगल ग्रह की आकृति जो है वो पृथ्वी की आकृति से बड़ी होनी चाहिए, परंतु मंगल ग्रह की आकृति पृथ्वी से कम है। ये एक इसका इम्पैक्ट पड़ा, जो कि उस थ्योरी के अंतर्गत बताया गया था कि जो फिलामेंट की आकृति हुई, ठीक है, वो जो फिलामेंट इस तरह से बना था, उस फिलामेंट की आकृति जो बताई गई थी, उस फिलामेंट की आकृति में ये जो भाग था, यानी कि ये भाग तो मास कहलाया मंगल, और इसके जस्ट बीच वाला भाग जहाँ पर इसका आयतन अधिक है, जहाँ ये ब्रॉड है, जहाँ ये अधिक चौड़ी है, वहाँ कौन सा बन गया? जुपिटर। तो जुपिटर की बात तो समझ में आती है, लेकिन मास की बात समझ में नहीं आती, क्योंकि मास की आकृति और पृथ्वी की आकृति में यदि हम बात करें तो पृथ्वी की आकृति यदि ऐसी है तो मास की आकृति ऐसी है। तो ये बात कहीं तक हजम नहीं हो पा रही कि अर्थ जो है उसकी आकृति जो है वो मास से अधिक है। क्लियर हो गया? तो देखिए, कोई भी हाइपोथेसिस बनती है तो हाइपोथेसिस को पूर्ण रूप से रखने की कोशिश की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ऐसा मैटर आता है जहां वो हाइपोथेसिस का कुछ जो मैटर है वो अटक जाता है। जैसे ये हमने हाइपोथेसिस पढ़ी है, तो इसमें हमने लगभग काफ़ी हद तक इसे समझाने की कोशिश की कि ये जो ज्वार निकला था, जिसको हमने नाम दिया था, यानी हमने नहीं, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जेम्स जीन्स वाला जो मैटर हम पढ़ रहे हैं, उसने इसको नाम दिया था फिलामेंट, या इसने नाम दिया इसका शिगारनुमा आकृति। ठीक है, फिलामेंट मान लीजिए, शिगारनुमा आकृति मान लीजिए। तो यहाँ तक काफ़ी हद तक ये बात सिद्ध होती है। सिद्ध क्यों होती है? सिद्ध इसलिए हो जाती है दोस्तों, क्योंकि जब हम इसके अंतिम छोर की और प्रारंभिक छोर की बात करते हैं, जैसे प्रारंभिक छोर ये है, ठीक है, और इसका अंतिम छोर क्या ये है। अब यहाँ जितने भी ग्रहों की हम बात करें, जैसे सपोज हम यहाँ बुध ग्रह की बात करते हैं, क्योंकि प्रारंभ यहीं से मान ले, हम हमारे लेफ्ट हैंड से प्रारंभ मान ले, तो बुध की आकृति वास्तविकता में छोटी है अन्य ग्रहों की तुलना में, ये बात बिल्कुल सही है। और हम अंतिम की बात कर लें, जो इसका अंतिम भाग है, यहाँ पर यदि हम प्लेटो को मान ले या वरुण को मान ले, सपोज इनमें से कोई सा भी मान लेते हैं, प्लूटो को माने पहले, तो प्लूटो की आकृति भी छोटी है, वरुण से भी छोटी थी। इट्स मीन्स ये बात भी सत्य साबित कर रही है। और यदि वरुण की बात करें तो ये अरुण से छोटा था, ये अरुण से क्या था? छोटा। इसका मतलब ये है कि काफ़ी हद तक ये बात समझ में आई। दूसरा, फिर जुपिटर की बात करें तो जुपिटर की आकृति अन्य सभी ग्रहों की आकृति से कहीं अधिक बड़ी है, कहीं अधिक मतलब बहुत बड़ी है। तो कारण क्या बना कि इसकी जो वास्तविक इसकी उत्पत्ति हुई है या इसका कॉम्पोजिशन जो बना है वो इस फिलामेंट के बिल्कुल बीच वाले भाग से हुआ होगा, बिल्कुल इसके बीच वाले भाग से हुआ होगा। इसलिए जुपिटर की जो आकृति है, यानी उसका जो शेप है, आकार जो है, वो अन्य ग्रहों की तुलना में कहीं बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये दो तरह की इसकी आलोचना हुई। नंबर 1 कि अंतरिक्ष में जो तारे हैं उनमें दूरी अधिक हो जाने के कारण, दूरी अधिक होने के कारण सूर्य में ज्वार निकलना एक कल्पनीय बात है, पॉसिबल नहीं है। यदि पास में भी आया होगा तो उसने इतना कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा दिया जो सूर्य में से ज्वार निकल गया। ठीक है, तो ये सोचने की बात थी। मंगल ग्रह की आकृति पृथ्वी की आकृति से बड़ी होनी चाहिए, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट अभी समझा दिया है। तो मैंने कहा कि हाइपोथेसिस काफ़ी हद तक ये माना जाता है कि उसको 100% सिद्ध किया जाए, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसा मैटर आ जाता है जहाँ पर वो जो हाइपोथेसिस है, परिकल्पना, वो अटक जाती है। ठीक है, तो एक इसकी आलोचना का ये मैटर भी रखा गया। ठीक है, और एक तीसरी बात जो कि अभी तक सॉल्व नहीं की गई, यानी कि कोणीय संवेग, यानी जो एंगुलर मोमेंट
मोमेंटम था उसके बारे में इन्होंने बात नहीं की कि एंगुलर मोमेंटम किस प्रकार से जनरेट हुआ, यानी कि कोणीय संवेग की या कोणीय संवेग के बारे में कोणीय संवेग के बारे में विवेचना नहीं की गई, तो ये कुछ बातें थी जो जेम्स जीन्स और जेफरे ने अपने मत में कही, प्रस्तुत किया। इन्होंने जो मत उसमें ये कहीं खरी नहीं उतरती है, ये कुछ आलोचनाओं का शिकार हो गई। इस प्रकार से काफ़ी हद तक तो ये बातें सिद्ध की इसने। आकृति किस प्रकार की है, किस प्रकार से फिलामेंट निकला होगा, सिगारनुमा आकृति किस प्रकार से बनी होगी, जो वर्तमान में हमारा सौरमंडल है उससे काफ़ी हद तक मैच करती है, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जहाँ पर आलोचना हो जाती है। ठीक है, तो इस थ्योरी को इस हाइपोथेसिस को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसी के साथ साथ जेफरी ने अपना मत रखा। जेम्स जीन्स ने जो अपनी थ्योरी को रखा, हाइपोथेसिस को रखा, उसमें जेफरी ने अपना संशोधन दिया और संशोधन देने के बाद इसने कुछ बात कही और इसने बात ये कही कि वास्तविकता में देखें तो एक तारा जो था वो नहीं टकराकर दो तारों की संकल्पना प्रस्तुत करता है। कि जेफरे कहता है कि एक तारा नहीं टकराया, दो तारे टकराए, और दो तारा मतलब ये तीन तारे मान लेता है। एक सूर्य जो चल ही रहा है, हमारी पहली वाली हाइपोथेसिस में भी चला था जो हमने बात की थी चैम्बरलिन मोल्टन की थ्योरी में, उसमें क्योंकि हम जो अभी पढ़ रहे हैं ड्यूलिस्टिक हाइपोथेसिस पढ़ रहे हैं, हालांकि इसकी हाइपोथेसिस भी ड्यूलिस्टिक पर ही संबंधित है, लेकिन ये जो दो अन्य तारों की बात कर रहा है वो कॉम्बिनेशन फॉर्म में बात कर रहा है कि दो अन्य जो तारे थे वो दोनों साथ साथ चल रहे थे और सूर्य में से कुछ इस प्रकार की एक्टिविटी हुई जिसके माध्यम से हमारे इस सौरमंडल की उत्पत्ति हुई। ये इस बारे में बात करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके जेम्स जीन्स वाला जो मैटर था ये भी क्लियर हो गया। ये भी ड्यूलिस्टिक हाइपोथेसिस पर आधारित था, इसलिए ये भी हमने कंप्लीट कर दिया। अब देखिए एक प्रचलित थ्योरी की हाइपोथेसिस की बात कर लेते हैं जिसको हम नाम देते हैं बिग बैंग थ्योरी। नाम वहाँ आता है बिग बैंग सिद्धांत, नाम वहाँ आता है, वहाँ नाम जो है वो बिग बैंग थ्योरी के नाम से है। और बिग बैंग थ्योरी क्या है, इसकी चर्चा जब हम सौरमंडल की बात कर रहे थे तो उसकी चर्चा हमने वहाँ पर भी की थी। देखिए एक्चुअल में बिग बैंग सिद्धांत क्या है। बिग बैंग सिद्धांत में ये था कि देने वाले जो व्यक्ति थे वो एडविन हब्बल थे। एडविन हब्बल ने ऑलमोस्ट 19 सेंचुरीज़ के आसपास 1920 के आसपास इन्होंने अपनी इस थ्योरी को रखा, इस सिद्धांत को उन्होंने रखा और इस सिद्धांत में बताया कि हमारा ब्रह्मांड जो है वो किस प्रकार से एक्सपेंड हो रहा है, किस प्रकार से विस्तारित हो रहा है। और होने के पीछे कारण ये था कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो अनेक तत्वों से बना हुआ है। ठीक है, कुछ उसमें छोटे अणु हो सकते हैं, कुछ उसमें मध्यम आकार के अणु हो सकते हैं और कुछ बहुत बड़े आकार के अणु हो सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि एक ऐसा स्थान, एक ऐसा ब्रह्मांड जिसमें बहुत तरह के या असंख्यक प्रकार के अणु हैं, असंख्यक प्रकार के गोलार्ध में है, असंख्यक प्रकार के कण विद्यमान है। और ये कण जो होते हैं, ये कण परस्पर क्या करते हैं, एक दूसरे से संयोजन करते हैं, है ना, एक दूसरे से मिलते हैं। इनमें इसको एक नाम देते हैं हम कि कॉलिजन इनमें होता है। ठीक है, और कॉलिजन होने से क्या होता है, ये टकराते हैं और टकराने के परिणाम स्वरूप क्या होता है, इनमें फ्रिक्शन होता है। यानी कि इनमें हिंदी में कहें तो हम इसको कह सकते हैं कि इनमें रगड़क उत्पन्न होती है। ठीक है, कोई भी दो वस्तु है जिसकी हम पहले कांट की भी बात कर रहे थे तो वहाँ पर भी यही चर्चा हुई थी कि दो जो पदार्थ होते हैं, दो कण जो होते हैं, जब वो आपस में मिलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण मिल सकते हैं। ठीक है, किसी के द्वारा फोर्स करके वो चीज़ें मिलाई जा सकती है। तो जब वो मिलते हैं तो इनमें घर्षण उत्पन्न होता है और घर्षण उत्पन्न होने से क्या, ज्वाला उत्पन्न होती है, यानी कि वो विस्फोट करता है। यानी कि जब ज्वाला या उष्णता उसमें उत्पन्न होती है तो विस्फोट होता है और विस्फोट के परिणाम स्वरूप क्या करता है, वो एक्सपेंड करता है। ठीक है, अब इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। सपोज जैसे मान लीजिए आपने बर्नर पर
आपको पानी बॉईल करना हो, या फॉर एग्जांपल हम मिल्क की बात करते हैं ना, आपके डैडी ने आपको कहा कि इसमें से आप इसको 1 लीटर मिल्क को आप बॉईल कीजिए, आपने बॉईल करना शुरू कर दिया। अब आपने जो आपका बर्नर है उसको हाई लेवल पे ला कर रख दिया और वो आपका जो मिल्क था वो बॉईल होना शुरू हो गया, और वहीं आपके मोबाइल पे आपकी फ्रेंड का फ़ोन आ गया और आप उसके बात करने में व्यस्त हो गए। तो अब वो जो मिल्क है वो तो बॉईल हो रहा है क्योंकि वो तो कंटिन्यूस फॉर्म में है, और आपने अपने उस बर्नर को जो नोज़ल था उसको बिल्कुल हाई पॉइंट पे कर दिया, तो जो गैस रिलीज़ हो रही थी या जो हीट रिलीज़ हो रही थी वो तो मैक्सिमम हो रही थी, और जो मिल्क है वो बॉईल हो रहा था। तो अब वो इतना बॉईल हो गया, उसमें इतनी हीट उसने कंजर्व कर ली, इतनी हीट बढ़ गई कि धीरे धीरे एक समय ऐसा आ रहा था कि वो धीरे धीरे ऊपर की ओर उठ रहा था। तो आप देखते ना कि एक लेयर बन जाती है, तो वो धीरे धीरे ऊपर की ओर उठ रहा था, मतलब वो दूध, वो जो मिल्क था वो यदि 1 लीटर था तो एक समय वो ऐसा आया हो कि धीरे धीरे ऊपर उठने लग गया, तो ऐसा लगा कि वो एक्सपेंड कर रहा है, यानी कि वो मतलब यूँ कह लीजिए कि वो विस्तारित हो रहा है, वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एडविन हब्बल ने यही बात कही कि जो छोटे छोटे अणु थे, कण थे, तत्व जो थे, वो जब आपस में मिलते हैं तो मिलने से उनमें क्या होता है, ऊष्मा, हीट जनरेट होती है, और जब हीट जनरेट होती है तो धीरे धीरे क्या करता है, एक्सपेंड होता है, वो धीरे धीरे विस्तारित होता है। और हमारा जो ब्रह्मांड है इसका ना तो कोई आकार है, ना इसका कोई साइज है, ना लंबाई है, ना ऊंचाई है, ना चौड़ाई है, ये दिन प्रतिदिन विस्तारित हो रहा है। अब ये कितना एक्सपेंड होगा, कितना विस्तारित होगा, इसका ऐसे कह सकते हैं ना एंडिंग स्टार्टिंग पॉइंट है ना एंडिंग पॉइंट है, कितना होगा कैसे होगा हमें नहीं पता। लेकिन हम जो पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे कि सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, ये हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। अब हम सौरमंडल की बात करें तो पृथ्वी उसमें इंक्लूड है, ऑटोमेटिक हम उसको पढ़ लेते हैं। तो ब्रह्मांड को पढ़ना एक इसलिए ज़रूरी हो गया कि वास्तविकता में हम ये देखें कि ब्रह्मांड वास्तविकता में कितना स्प्रेड करता है, लेकिन स्प्रेड की जो गणना है या इसकी जो हम कैलकुलेशन है वो नहीं कर सकते कि हमारा ब्रह्मांड कितना एक्सपेंड होने वाला है। अब देखिए एडविन हब्बल ने बात कही कि जो इसमें कण थे वो धीरे धीरे आपस में, और फिर धीरे धीरे इसमें विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने के बाद हमारा ब्रह्मांड जो है वो एक्सपेंड करता चला गया। और उसने ये बताया भी कि यदि आप एक प्रयोग करके देखें तो उस प्रयोग के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। तो उसने बताया कि एक आप गुब्बारा लीजिए, उसमें आप कोई डॉट लगा दीजिए, सर्किल बना दीजिए पेन के माध्यम से, और फिर धीरे धीरे उसमें आप गैस रिलीज करते रहिए, गैस आप भरते रहिए। जैसे आप गैस भरेंगे तो आप क्या देखेंगे, आप ये देखेंगे कि वो जो बलून था, वो जो गुब्बारा था, उसका साइज़ धीरे धीरे एक्सपेंड कर रहा है। अब वो जो साइज़ एक्सपेंड कर रहा है तो बलून का साइज़ तो एक्सपेंड कर ही रहा है, साथ ही साथ हम क्या देख रहे हैं कि जो मार्किंग आपने की थी, जो सर्किल आपने बनाए थे, वो सर्किल पहले पास पास ही थे क्योंकि उस समय गुब्बारे का साइज़ छोटा था। मान लीजिए गुब्बारे का साइज़ उस समय छोटा था, आपने उस पर सर्किल बनाया या डॉट लगाया या आपने कुछ भी किया। अब जैसे आपने उसको एक्सपेंड करना शुरू किया, उसमें हीट देना शुरू किया, गैस रिलीज करना शुरू किया, तो गुब्बारे का साइज़ बढ़ रहा है। साथ ही साथ उसमें जो मार्किंग आपने की है, उन मार्किंग के मध्य जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो भी एक्सपेंड कर रही है। इट्स मीन्स क्या है, इट्स मीन्स बात यह है कि हमारे ब्रह्मांड में जो भी अलौकिक शक्तियां हैं, अलौकिक स्टार्स हैं, कितने हैं नहीं पता, हम काउंट नहीं कर सकते। साथ ही साथ इसमें जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, इस पूरे सराउंड में जितने भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह चलते रहते हैं, उड़ते रहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान, तो ये इनमें कॉलिजन किस प्रकार से होता है, कैसे विस्फोट होते हैं, इसके बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ जानकारी दी। ठीक है, तो हम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे हमारे ओरिजिन ऑफ द अर्थ। तो हमने जितनी भी हाइपोथेसिस को अभी कवर किया है, चाहे वो मोनिस्टिक हो चाहे वो ड्यूलिस्टिक हो, यानी अद्वैतवादी सिद्धांत पर आधारित हो या द्वैतवादी सिद्धांत पर आधारित हो, काफ़ी हद तक उन्होंने समझाने का प्रयास किया, काफ़ी हद तक उन्होंने बताने की कोशिश की कि वास्तविकता में सौरमंडल की उत्पत्ति या पृथ्वी की उत्पत्ति इस प्रकार से हुई होगी। लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी हाइपोथेसिस में कोई ना कोई कमी देखने को मिली है, और इस कमी को हम अंततः दूर नहीं कर सके। लेकिन लास्ट में एडविन हब्बल एक व्यक्ति ऐसा था जिसने इस परिकल्पनाओं को एक नया मोड़ दे दिया, एक नए सिद्धांत की तरफ लेके चले गए, और
बात चल रही थी सौरमंडल और पृथ्वी की उत्पत्ति से, लेकिन उनने एक अलग ही हाइपोथेसिस को, एक अलग ही थ्योरी को पेश कर दिया, और जिससे ही हमें पता चल गया कि वास्तविकता में हमारा जो ब्रह्मांड है वो किस प्रकार से बना होगा, हमारे यूनिवर्स की जो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स है वो किस प्रकार से हुआ होगा। तो इस चैप्टर में, इस क्लास में हमने ये जाना कि हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति, हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई होगी। हालांकि आपको ये कुछ बोरिंग सा भी लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन ऐसा है दोस्तों कि यदि हमारे सिलेबस में मेंशन है तो हमें इसको इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आगे चलकर एक प्रकार का आपका बेस है। यदि आपका ये बेस क्लियर हो गया तो आगे चलकर हम जितने भी टॉपिक कवर करने वाले हैं वो आपको सब समझ में आने वाले होंगे। क्योंकि अभी तक हम क्या एस्ट्रोनॉमिकल साइंस की बात कर रहे थे, खगोल विज्ञान की हम बात कर रहे थे, जिसमें आपने सूर्य को पढ़ा, गैलेक्सी को पढ़ा, स्टार्स को पढ़ा, यूनिवर्स को पढ़ा। लेकिन अब हमारा जो प्रोसीजर है या हमारे जो टॉपिक्स आने वाले हैं वो इंडिविजुअली हम अर्थ पे डिस्कस करेंगे। यानी हम अब अर्थ पर आ चुके हैं, अब हम अर्थ के बारे में डिस्कशन करेंगे। अर्थ का जो लिथोस्फीयर है, स्थल मंडल है, अर्थ का इंटीरियर पार्ट किस प्रकार का है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अर्थ का एटमॉस्फेयर कैसा है, ठीक है, अर्थ का हाइड्रोस्फीयर वाला जो भाग है वो किस प्रकार से है, तो इस पर हमारा डिस्कशन होना शुरू हो जाएगा। अब ऑलमोस्ट हमने पृथ्वी की उत्पत्ति कर दी, यानी पृथ्वी की उत्पत्ति हो गई, उस पर जीवन प्रारंभ होना शुरू हो गया, और लगभग ये माना जाता है 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, और ऑलमोस्ट लगभग 4 बिलियन वर्ष पूर्व हमारे मून यानी हमारा जो सैटेलाइट है उसकी उत्पत्ति हुई थी। और ये संयोग मात्र है, जब हम इसकी एज कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये ऑलमोस्ट हम ये देखने को मिल रहा है कि पृथ्वी की आयु चंद्रमा की आयु से बड़ी है, अधिक है। यानी इससे ये पता चल रहा है कि सबसे पहले जो है वो पृथ्वी आई होगी, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई होगी, और उसके बाद उसका सैटेलाइट आया होगा। जो इस थ्योरी में भी बताया गया था कि सबसे पहले ग्रहाणुओं का जो कॉम्पोजिशन बना, कॉम्पोजिशन बनने के बाद जो सैटेलाइट्स बने, प्लैनेट्स बने, उस प्लैनेट के बाद फिर धीरे धीरे वो उनके सैटेलाइट जनरेट होते चले गए, कि जो ग्रह जितना आकार में बड़ा था वो धीरे धीरे उसने उतने ही सैटेलाइट्स को रिलीज किया, और उसी प्रकार से किया जिस प्रकार से सन में जो फिलामेंट बाहर निकला था, ठीक उसी प्रकार से उन ग्रहों में से भी उपग्रह यानी सैटेलाइट्स बाहर निकले। तो आज के इस क्लास में हमारा पूरा ओरिजिन ऑफ द अर्थ का जो टॉपिक था वो कवर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, और जिन स्टूडेंट्स ने आज क्लास शुरू की है वो पीछे वाले जो भी वीडियोज़ है उनको भी आप देख लें, समझ लें, क्योंकि जहाँ से टॉपिक शुरू हुआ है और जहाँ वो टॉपिक एंड हो रहा है, तो यदि आप बीच में से आपने ज्वाइन कर रहे हैं, बीच में से आप उसको देख रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट आपने नहीं देखा, तो फिर थोड़ी सी समस्या हो सकती है। इसलिए आप पहले स्टार्टिंग पॉइंट को देखें, फिर आप उसका मिडिल पार्ट और फिर उसका आप एंडिंग पार्ट देख लें, तो आपको पूरा का पूरा टॉपिक सब कवर हो जाएगा कि उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है और वो कहाँ जाके एंड हो रहा है, उसका कंक्लूजन क्या निकल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।